बंदर को बंदर की योनि क्यों? क्योंकि बंदर का जन्म योनि से हुआ है। तो कितने प्रकार की योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों से 84 लाख जीव पैदा होते हैं। चींटी की योनि से चींटी निकलती है, बंदर की योनि से बंदरिया की योनि से बंदरिया निकलती है, बंदर निकलता है। तो ये 84 लाख योनियां हम सभी की हैं। कोई कहे महाराज ये मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, ये बंदर भालू कैसे बनेगा? तो सुनो भाई, बात ऐसी है मेरी माँ, यदि सब एक से ही हैं तो सब एक से ही होते ना, फिर कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है? कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, ये बताओ। यदि सबको ईश्वर ने बिना पाप और पुण्य के, कई लोग कहते हैं कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, कई लोग तो पाप और पुण्य को भी नहीं मानते। तो ये बताओ, पाप पुण्य यदि नहीं है, अगला और पिछला जन्म नहीं है, तो फिर कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से जो अगले और पिछले जन्म को नहीं मानता। कोई गरीब और अमीर क्यों? पे सब एक से होते, या अमीर या गरीब। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो पुण्य करते हैं, इस जन्म में पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में हम मनुष्य बन के आएंगे और किसी अमीर के घर पैदा होंगे, जन्म से ही सब ठाट बाट मिलेंगे। और हमने पाप करके मरे तो हमें गरीब के घर आना पड़ेगा, रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत करो तो सफलताएं तब भी हैं, परंतु हमने जो पाप किया है उस पाप का दंड भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। भरत जी को मृग की योनि मिली या नहीं? भरत जी, हमारे भागवत जी में उल्लेख है इस प्रसंग का कि भरत जैसे महान ज्ञानी, भरत कौन से भरत? राम के भाई भरत नहीं, एक अलग भरत हुए हैं जिन्हें जड़ भरत कहते हैं। ये उन राम जी के भाई भरत की चर्चा नहीं है, ये तो जड़ भरत की चर्चा है। उन जड़ भरत को क्या बन के आना पड़ा था? मैया सो गई मेरी माँ, क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के आना पड़ा। तो भारत जैसों को मृग बन के आना पड़ा। चलो बताओ, मारीच मामा राम जी के सामने क्या बन के गए थे? मृग बन के गए, मतलब मनुष्य ही थे ना वो मारीच, मृग बन गए कि नहीं? फिर हमारे ग्रंथों में स्पष्ट है, मारीच तो माया से मृग बने थे, परंतु ईश्वर की माया ऐसी है कि गलत काम करोगे तो मृग की योनि में जाके कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। कुत्ता बन के दंड भोगना पड़ेगा, चमगादड़ बन के उल्टा लटकाते हैं परमात्मा। ये 84 लाख योनियां केवल हमारी गलती की ही सजा है। ये जितने भी कुत्ते मार्केट में हैं, ये सब किसी जन्म में मनुष्य रहे होंगे। इन्होंने अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने बल का दुरुपयोग किया, ईश्वर ने कुत्ता बना दिया। जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं सब मनुष्य थे, कर्म किया बुरा तो इन योनियों में जा जाके भोग रहा है। भाई जेल में कौन लोग हैं? जेल में कौन लोग हैं? मनुष्य ही हैं। गलत काम किए तो जेल में है। हमारे और आप में से ही तो कोई जेल जाता है, क्यों जाता है? बोलो मेरी मां, गलत काम करने की सजा क्या है? जेल। उसी प्रकार परमात्मा के 84 लाख जेल हैं। आप गलत काम करेंगे तो कुत्ते के जेल में, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, ये जेल हैं, इनमें जाओ और अपने कर्मों का दंड भोगो। ये ईश्वर का विधान, ईश्वर अपडेट है, ये ईश्वर की जेल है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हमारी सनातन संस्कृति पूरी साइंटिफिक है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अंधी संस्कृति नहीं है कि कहा कि चलो हमारे यहाँ भगवान की पूजा है, मुर्दे की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ भगवान की पूजा है, हम लोग मुर्दे की पूजा नहीं करते। अब बताइए, मनुष्य जो है, विवेकी जो है, समझदार जो है, वो तो ईश्वर की, और हमारी हिंदू संस्कृति की पूजा क्या है? सच्ची बताएं, हम हिंदू लोग वास्तविक में प्रकृति की पूजा करते हैं। चलो मैं आपके व्रत और त्योहार गिनाता हूं। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है। नदियों को हम लोग माता मानते हैं। यमुना नदी, यमुना माँ, गंगा को गंगा माँ, सरस्वती को सरस्वती माँ, सरयू को सरयू माँ, हम लोग नदियों के पुजारी हैं। हाँ या ना? हमारे हिंदू धर्म में जितने भी तीर्थ होंगे, वो कोई भी तीर्थ हो, वो कोई ना कोई नदी के किनारे ही होगा। बिना नदी के किनारे, या समुद्र का किनारा होगा या नदी का। यह हमारे तीर्थों की विशेषता है। हाँ या ना? देखो, वृंदावन यमुना मैया के किनारे हैं, अयोध्या देखो सरयू जी के किनारे हैं, हरिद्वार देखो मैया गंगा के किनारे हैं, तो कोई गोदावरी नदी के किनारे हैं। चित्रकूट जाकर के देखो, कामता नाथ जी है ना, नदी के किनारे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबके किनारे। आप उज्जैन चले जाइए, माता क्षिप्रा वहां है। हाँ या ना? उज्जैन में माता क्षिप्रा मैया बह रही हैं। हमारे कोई भी तीर्थ हो, हर तीर्थ नदी के किनारे हैं। कारण क्या है? वो इसलिए हमारे यहाँ है स्नान। हमारे यहाँ मैन क्या होता है? स्नान। हमारा तीर्थ जब सफल होता है, जब हम तीर्थों की नदियों में, पावन नदियों में स्नान करते हैं, तब हमारा तीर्थ सफल होता है। इसलिए स्नान की व्यवस्था है। हम लोग नदियों के उपासक हैं। आज सारी दुनिया कह रही है पानी बचाओ, पानी बचाओ। हमारी सनातन संस्कृति ने बचपन से यही सिखाया है, नदी माँ होती है, इसलिए उसका माँ की तरह सम्मान करना, घर की नाली नाला को नदी से ना जोड़ना। यह हमारी अपनी संस्कृति थी, पर कुछ नालायक बच्चे हो गए और वो ना माने और जबरदस्ती नालों को नदियों से जोड़ दिया। इसमें क्या गलती है बताइए? संस्कृति की, हमारी वेद पुराणों की आपने मनमानी की, क्यों जोड़ दिया नालों को नदियों से? सारी नदियां गंदी हो गई। हमें तो सिखाया गया ना कि नदी माँ होती है और माँ की तरह हम आदर करते हैं नदी का। लेकिन आज की व्यवस्थाओं में लोग नहीं समझते, मनमाने ढंग से इसका दुष्परिणाम भी होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग नदियों की पूजा, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। हाँ या ना? गंगा सागर में कौन है? समुद्र है। बाकी तीर्थ बार गंगा सागर एक। हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जल, पीपल को दिया। हाँ या ना? हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया को ना वो दुल्हा दुल्हन की पूजा करते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, वो मिट्टी के दुल्हा, मिट्टी की दुल्हन बना के उसकी शादी ब्याह कराते हैं, है ना। और वट वृक्ष के नीचे ये त्योहार मनाते हैं। हम गाँव में तो हम लोग खूब खेलते थे, मिट्टी के दुल्हा, मिट्टी की दुल्हन बना के, और उसकी शादी करवाते थे वट वृक्ष के नीचे। अक्षय तृतीया को ये उत्सव मनाते थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? पीपल की, वट की। हमारे यहाँ सारे हिंदुओं के घर में तुलसी मिल जाएगी। हाँ या ना? हम सभी हिंदुओं के घर में क्या मिलेगी? तुलसी। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी तुलसी का अर्क बेचने लग गई हैं। हाँ या ना? बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां तुलसी का अर्क बेच रही हैं। दुनिया को आज पता चला कि तुलसी में बड़े गुणकारी लाभ हैं, अमृत है तुलसी। दुनिया को आज पता चला। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले से तुलसी की पूजा शुरू की थी। तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं या नहीं? हम लोग भगवान को कहाँ देखते हैं? हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा होती है। गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी पर्वत हैं। बताइए, पर्वत नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, नदियां नहीं होंगी, तो क्या आप और हम होंगे? यदि आप और हम हैं तो पर्वतों के कारण, पेड़ पौधों के कारण, नदियों के कारण। इसलिए हम लोगों की वास्तविक में पूजा किसकी है? प्रकृति की पूजा है। हम लोग किसके पुजारी हैं? जोर से किसके?
हम लोग हमारे यहाँ देखिए पहाड़ों की पूजा होती है, गिरिराज जी की, कामतानाथ जी पहाड़ में है। हमारे यहाँ शारदा मैया पहाड़ में है। हमारे यहाँ वैष्णव मैया पहाड़ में है। ऐसी कितनी हमारी शक्ति पीठें हैं जो पहाड़ों में स्थित हैं, और हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें किंतु परंतु नहीं, पूरा साइंस भरा पड़ा है। हम लोग पीपल की ही पूजा क्यों करते हैं? हम लोगों ने बबूल की पूजा क्यों नहीं की? क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। ये आज विज्ञान जान पाया, हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए पीपल की पूजा करते थे कि प्रकृति के लिए सबसे बढ़िया पेड़ है ये। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसलिए घर में तुलसी होने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, अर्थात प्रकृति का कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट होगा और संतुलन बना रहेगा, ओजोन परत कमजोर ना पड़े। नहीं तो ये दशा होगी जो आज है, अधिक गर्मी, अनावृष्टि, कहीं पानी है तो कहीं पानी नहीं है। चलिए ठीक है। रही नदियों की बात, हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए नदियों में खर्च करती है, नदियों की साफ सफाई में। मैं कैसे समझाऊं दुनिया को, कैसे बताऊं कि नदियों की साफ सफाई करोड़ों खर्च करने से नहीं होगी। मेरे पास प्लान ऐसा है, मैंने आपको ये प्लान पहले भी बताया है। ऐसा प्लान है मेरे पास कि बिना पैसे से नदियों को साफ किया जा सकता, बिना पैसे खर्च किए, बल्कि और कमाया जा सकता है साफ करके। मैं उपाय बता दूं आपको, सरकार यदि सुने तो सरकार करे फॉलो, अपने आप काम हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति है कितनी अच्छी है, पर कोई मानता नहीं है। वेद पुराणों की बातें लोग कहते हैं ये तो अपना मुंह चला रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। अरे हमारी बातें बकवास नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियरों के दिमाग में भी, बड़े बड़े इंजीनियर भी ये सोच नहीं सोच सकते, ये प्लान उनके दिमाग में भी नहीं आ सकता जो हमारे सदग्रंथ हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। जो प्लान हम लोगों के पास ऑलरेडी है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, करोड़ों खर्च करके आज तुम बता पाए? हम तो पहले ही बता दिए थे कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। क्या फायदा पैसा खर्च करके वो चीज पता करने से? नदियों को शुद्ध किया जा सकता है, मैं आपको प्लान बता रहा हूं। नदियों को कैसे शुद्ध किया जाए? देखो, नदियों को शुद्ध कौन, नदियों को पहला गंदा कौन करता है? कई लोग कहते हैं नदियों में नहाओ मत ज्यादा, साबुन ना लगाओ। अरे भाई, साबुन लगाने से नदियां गंदी नहीं हो रही। नदियां गंदी किससे हो रही हैं? बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले सीधा जाके नदियों में गिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े नाले, इतने बड़े नाले कि वो नाले ही नदी के बराबर है। वो नाले जाके जब यमुना जी में गिरेंगे, गंगा जी में गिरेंगे, सरयू जी में गिरेंगे, तो बताओ क्या हालत होगी यमुना जी की। इसलिए सरकार को चाहिए, एक प्लान बताता हूं कि सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नालों को पहले तो एक 100-200 एकड़ का, 400 एकड़ का एक बड़ा सा तालाब बनाओ, एक हब बनाओ तालाब। उस तालाब में सारा गंदा पानी गिराओ, सारे शहर का गंदा पानी नाला उस तालाब में गिराओ, और उस तालाब में गिराकर पानी अपने आप को 4 से 6 घंटे के अंदर शुद्ध कर लेता है। पानी अपने आप को कितने घंटे में साफ कर लेता है? आप गंदा पानी गिलास में भर दो, 1 घंटे के अंदर गिलास में कचरा नीचे हो जाएगा, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना? और लो तो 12 घंटे लगेंगे शुद्ध करने में, ज्यादा पानी है तो ज्यादा समय लगेगा। तो नदी नालों का पानी एक बड़े से तालाब में गिरे, और वो तालाब में पार्टीशन हो कि वहां से पानी पूरा वहां गिरे, कचरा नीचे जम जाए, पानी ऊपर उसके दूसरे पार्ट में जाए, फिर वहां भी जाके कचरा जमे, फिर वो स्वच्छ पानी होकर तीसरे पार्ट में जाए, वहां भी कुछ बचा हुआ कचरा जमे, और तीसरे पार्ट से होते हुए वो सीधा जाके नदी में गिर जाए, तो पानी अपने आप नाले से शुद्ध हो गया। 3 लेयर मिल गई ना उसको, 3 स्थान मिल गए उसको अपने आप को शुद्ध करने के लिए, और फिर वो पानी साफ होकर नदी में गिरेगा, तो वो पानी हम सब के लिए हितकारी होगा, लाभदायक होगा, नदियों की गंदगी रुक जाएगी। रही बात उस कचरे की, अब मैं उस कचरे का भी उपाय बताता हूँ। जो नाले का पानी तालाब में गिरा, जो पूरा गंदा, उससे हमारी सरकार खाद बनाए। क्या बनाएगी?
क्या बनेगी? खाद बनेगी, और वो खाद किसानों को सप्लाई की जाए। तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारे किसान यूरिया और डीएपी जैसी खतरनाक बीमारियों से बच जाएंगे। हमारी खेती जब इस प्रकार की खाद मिलेगी तो अपने आप हमारी फसल बढ़ेगी और हमारे अपनी आप नदियां स्वच्छ हो जाएंगी, और खाद बेचने से सरकार को कुछ तो लाभ होगा। तो जो लाभ होगा वो सरकारी खजाने में चला जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपाय ये है, लेकिन सरकार उपाय क्या कराती है? 1000 करोड़ यमुना के लिए निकाल दिया, जाओ किनारे की पॉलिथीन बीन लो, हो गई साफ सफाई। किनारे की पॉलिथीन बीनने से, समेटने से साफ सफाई नहीं होगी। अरे किनारा थोड़ी गंदा है, पानी गंदा है। यमुना का किनारा गंदा नहीं है, यमुना का जल गंदा है। तो सरकार क्या कर रही है? किनारों की साफ सफाई करा रही है, घाट साफ करा रही है। अरे घाट तो साफ हो ही जाएंगे, वो तो पब्लिक आम आदमी, हम और आप ही, कोई समझदार झाड़ू उठाएगा तो साफ कर लेगा। इसमें पैसे लगाने की जरूरत, गंदा घाट नहीं है, गंदा पानी है। पानी गंदा है और सरकार साफ कैसे कर रही है? घाटों को। अब देखिए, हजारों करोड़ बर्बाद हो रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। उपाय ये है कि नालों को रोका जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी नदियों में गिर रहा है, उन फैक्ट्रियों के गंदे पानी को रोका जाए, उसे फिल्टर करके साफ करके पानी गिराया जाए। ये जिम्मेदारी फैक्ट्री के मालिक को दी जाए। ये सारी नदियां, जितनी भारत में नदियां हैं, सारी नदियों के साथ ऐसा न्याय कर दिया जाए तो अपने आप मेरे देश की माता नदी को न्याय मिल जाएगा। अभी तो उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सारे नाले गिर रहे हैं नदियों के ऊपर, बेचारी सांस लेना मुश्किल है। आप यमुना जी का पानी पी के देखो, कितना गंदा, आप पी नहीं सकते। आप बड़ी श्रद्धा लेके वृंदावन आते हैं कि चलो यमुना दर्शन होगा, वृंदावन दर्शन, लेकिन इतना गंदी का बड़े बड़े नाले मिला रहे, आप स्नान नहीं कर पाते नदियों में, इतना गंदा पानी। सरकार को बताइए, जो उपाय हमने बताया, साफ सफाई का यही उपाय है ना? हाँ या ना? इस तरीके से उपाय है और इस तरीके से काम होगा, यही उपाय है। घाट साफ कराने से नहीं शुद्ध होने वाला कुछ। हमारे यहां समस्या तो ये है कि समस्याओं पर डिबेट होती है, समस्याओं पर चर्चा होती है। मैं आपको हमेशा ये सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कभी समस्याओं पर बातें ना कीजिए, हमेशा समस्याओं के समाधान पर चर्चा कीजिए कि समस्या तो ऑलरेडी है ही, समस्या पर डिस्कस करने से क्या होगा? अब देखिए ये किसका समाधान क्या है। आग लग गई, अब हम लोग चर्चा करते हैं, आग लग गई, कैसे लग गई आग? आग लग गई भैया, आग अब कैसे? अरे आग लग गई, अब इसमें विचार ना करो, अब ये देखो ये बुझेगी कैसे। जब बुझ जाए तब विचार करना कि आग लगी कैसे थी, फिर वो वहां भी काम कर लेना। लेकिन अभी आग जल रही है और आप डिबेट लेके बैठ गए, साहब कैसे आग लग गई है, कैसे लगी होगी? अच्छा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, अच्छा ये हुआ होगा। ये मुद्दा नहीं है, ये बात करने का तरीका नहीं है। आपके जीवन में जब कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए, तो आप उस संकट पर, उस मुसीबत पर चर्चा नहीं करेंगे, हमेशा उससे उबरने के लिए प्रयास करेंगे कि इससे उबरा कैसे जाए, इसका समाधान क्या है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताइए इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? जवाब आपका बताइए, इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? कौन सी समस्या है? इस धरती में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान होता है। विडंबना यह है कि आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि आपका ध्यान समाधान की ओर जाता ही नहीं है, आप इतने फंस जाते हैं, जबकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। इसलिए कभी समस्या में दिमाग ना लगाया करो, सदा उसके समाधान में दिमाग लगाया करो कि इसका समाधान क्या है। और कोई समस्या नहीं है जिसका आप समाधान ना निकाल सकें।
एक उदाहरण से मैं समस्या भी रखता हूं और समाधान भी रखता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं, फिर मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा ना, भी कथा भी तो सुनानी है, हम आपको यही सुना रहे हैं, पर यह भी समाज की आपके लिए जरूरी है। तो मैं आपको पहले यह बताऊं समस्या क्या है। मैं पहले आपको एक समस्या देता हूं, फिर आप उसका समाधान निकालना, ठीक है। ये रही समस्या। एक बहुत बड़ा इंजीनियर गाड़ी से दिल्ली जा रहा था। अचानक एक पुल के ऊपर, उस पुल में आजू बाजू कोई रेलिंग नहीं लगी थी, अचानक उसकी कार पंचर हो गई। इंजीनियर को बहुत जल्दी पहुंचना था, दिल्ली में हाई मीटिंग थी अच्छे लोगों के संग। उसकी गाड़ी पंचर हो गई और ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब गाड़ियों की शुरुआत थी। हर गांव में गाड़ियों को सुधारने वाले मैकेनिक नहीं हुआ करते थे, कहीं बड़े बड़े शहरों में ही गाड़ी सुधरती थी, पंचरों की दुकान भी जगह जगह नहीं थी। अब उसकी गाड़ी पंचर हो गई, चलो पंचर हो गई कोई बात नहीं, स्टेपनी उसने निकाली, चारों बोल्ट खोले चक्के के और वो किनारे रख दिया। अच्छा, नीचे नदी थी, उसने स्टेपनी निकाली, लगाया, पता नहीं क्या धक्का लगा कि वो चारों बोल्ट उसके पूरे नदी में जाके गिर गए। अब चलो स्टेपनी तो है बदल लेगा, पर अब बोल्ट नहीं है। अब बोल्ट के बिना चक्का कसा कैसा जाएगा। अब वो इंजीनियर बड़ा परेशान हुआ, अब बोल्ट मिले कहां से, बड़ा परेशान। अरे भगवान, इतनी महंगी, इतनी बड़ी पार्टी आने वाली थी, इतने बड़ा काम होने वाला था, पूरी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, लाखों का नुकसान। रोने लगा। तभी वहां से सामने से एक गाय चराने वाला चरवाहा चला आ रहा था मस्ती से। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल कीर्तन करता आ रहा था। तभी उसने देखा कि कोई बड़े आदमी, पढ़े लिखे आदमी बड़े परेशान हैं और धूप भयंकर गर्मी से साहब लथपथ थे और बड़ा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं किस पे गुस्सा उतारेंगे। तभी उस चरवाहे ने, गाय चराने वाले ने पूछ लिया, साहब क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या बताएं क्या हुआ, तुम थोड़ी हमारी समस्या का समाधान कर दोगे। साहब बता तो दो समस्या क्या है, शायद हम कर लें। अरे हम तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तुम तो गाय चराने वाले चरवाहे हो, अनपढ़ गंवार, तुम हमारी क्या समस्या समाधान करोगे। साहब कोई बात नहीं, हम गंवार सही, पर बताओ तो समस्या क्या है। चलो ये बताओ कि यहाँ गाड़ी वाड़ी सुधरने वाला कोई स्थान है? हाँ साहब, 10 किलोमीटर आगे एक बड़ा गांव है, शहर है, वहां पर आपका काम हो जाएगा, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। चरवाहे ने कहा, अरे भाई समस्या ये है 10 किलोमीटर तक गाड़ी जाए कैसे, हमारे चारों बोल्ट खोल के यहाँ रखे थे और पूरे नदी में गिर गए, अब कौन जाए नदी से लेने, कहाँ से लाएं बोल्ट। इंजीनियर के सामने उस चरवाहे ने हंसते मुस्कुराते कहा, अरे साहब बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं। इंजीनियर बोला, तुझे इतनी सी बात लगती है, बिना बोल्ट के ये चलेगी कैसे? अरे साहब आपकी गाड़ी में तो अभी 3 चक्के और है ना, 3 चक्कों का एक एक बोल्ट खोल के इसमें लगा दीजिए ना, और 10 किलोमीटर जाइएगा, धीरे धीरे चलते चलते अपने आप आपको वहां मिल जाएगा, चारों लेके कस दीजिएगा। ये कह के वो चरवाहा तो चला गया आगे। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान, मैं सबको आइडिया देता हूं, मेरे अंदर ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब सवाल मेरा आपसे, बताइए इंजीनियर साहब के अंदर ये आइडिया क्यों नहीं आया, चरवाहे के अंदर क्यों आया? सवाल ये है, क्यों? क्योंकि जैसी गलती इंजीनियर ने की वैसी गलती हम सब करते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम समस्याओं में इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने गहरे डूब जाते हैं कि समाधान के लिए कोई रास्ता खुला ही नहीं रखते। हम अपने सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की सारी शक्ति, विवेक हम गवा देते हैं। हम उस समय केवल समस्याओं के सागर में डूबे होते हैं, समस्याओं में उलझ,
जाते हैं। इसलिए समस्याएं आएंगी मेरी माँ, लेकिन समस्याओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना। आई है समस्या तो आसपास देखिए, अपना दिमाग लगा के, जरूर आसपास इसका समाधान भी होगा। इंजीनियर साहब पढ़े लिखे तो थे, लेकिन वो समस्याओं में डूब गए, जबकि वो चरवाहा, उसके पास कोई समस्या नहीं थी, उसको बताया गया, तुरंत उसने समाधान दे दिया, क्योंकि वो टेंशन में नहीं था। आप लोग ना किसी भी काम को ज्यादा सोच लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, छोटी सी बात हुई आप टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत सोचने लग जाते हैं, आप उल्टा ही सोचने लग जाते हैं, आप उसके समाधान की तरफ दृष्टि नहीं डालते। तो मेरी माँ कहना सिर्फ इतना है कि इस धरती में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, इसलिए आप ही उस समाधान में दृष्टि लगाया करो, सोचा करो कि इसका क्या समाधान है, उलझा ना करो, टेंशन ना पाला करो, डिप्रेशन में ना चले जाना। यदि समस्या है तो मेरी माँ समस्या है तो समाधान भी होगा। बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता, आज बहुत लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। क्या हम ये काम कर पाएंगे? उन्हें है ही नहीं निर्णय लेने की क्षमता, ही उनने कभी जीवन में डेवलप नहीं की, विकसित नहीं की क्षमता को। अब क्या करें हम? तो कहने का अर्थ, आज हमारे भारत की समस्या क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं 5 मिनट के प्लानिंग में, 5 मिनट की प्लानिंग से पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर सकता हूं, ओनली 5 मिनट में। मेरे हाथ तो पावर नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट तो हूं नहीं, सरकार तो हूं नहीं, मैं तो देश का आम नागरिक हूं। लेकिन आम नागरिक होने के नाते मैं अपने देश को, मैं आपको बता सकता हूं कि समस्या ये है तो इसका ये समाधान है। मेरे पास समस्याएं नहीं है, मेरे पास केवल समाधान होते हैं। मैं समस्याओं पर कोई बात नहीं करता, मैं तो केवल समाधान पर बात करता हूं। भाई समस्या नहीं है, कोई समस्या होती ही नहीं है। हमेशा हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? हमारे देश में बेरोजगारी है, ये समस्या है, मैं आपको समाधान दे दूं इसका। देखो इसका समाधान ये है, हमारे देश से बेरोजगारी बहुत जल्दी जा सकती है यदि सरकार काम करे। मैं 1-2 एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, बाकी आपको समझना होगा। मैंने पहले भी इन विषयों पर बात की, पर बहुत पहले की थी, आज मैं फिर इसको अपडेट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि देखो समस्या क्या है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। समाधान क्या है अब सुनो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में बैंक हैं, मैंने इसके बाद एक एग्जाम्पल और दूंगा, ये सुनिए पहले। देखो बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, जरा सा एग्जाम्पल सुन लीजिए। हमारे देश में बैंक हैं, माना कि हमारे देश में बैंक में 10 लाख लोग काम करते हैं, माना कि करते तो करोड़ों लोग होंगे, है ना। हमारे देश की बैंकों में कितने, पूरे बैंक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बैंक, सब पूरे देश की बैंक मिलाऊं तो हमारे देश में करोड़ों कर्मचारी होंगे बैंकों में, पर मैं यहां 10 लाख लोगों की संख्या लेके चल रहा हूं। माना कि हमारे बैंकों में 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं। अब सुनिएगा, बैंक खुलती है सुबह 10 बजे, बंद हो जाती है 4:30 और 5 बजे, सही है क्या? 4 बजे 4:30 बजे ही बैंक बंद हो जाती है, 5 बजे तो आखिरी मान लीजिए। 5 बजे के बाद यदि आपको कोई चेक लगाना हो तो चेक लगेगा। 5 बजे के बाद आपका कोई बैंक का काम होगा, और 9 बजे सुबह आपको कोई काम कराना हो जल्दी तो होगा नहीं। हमारे यहाँ 10 बजे बैंक खुलने का समय है, पर खुलती 10:30 और 11 भी बज जाता है। ये तो टाइम लिखा है 10 बजे, पर आप 10 बजे जाएंगे तो ताला ही खुल रहा होगा, एक्टिव नहीं होते काम करने बाद। 10 मतलब 10 बजे से काम शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है 10:30 बजे तक काम शुरू होता है, सही है ये? हाँ या ना? चलो 10 से 4 बजे तक बैंक ओपन होती है, 5 बजे तक मान लीजिए। इसके बीच में आपको 1 घंटे का, आधा पौन घंटे का लंच भी होता है, आधा पौन घंटे का होता होगा। अब देखिए
इसमें क्या होता है, होता यह है कि हम गए बैंक चेक लगाने के लिए, जाके देखिए बड़ी भीड़ चल रही है बैंकों में, बड़ी भीड़, हम लाइन में खड़े हैं, पैसे निकालने हैं या पैसे डालने हैं, लाइन में खड़े। एक तो पैसे डालो भी, पैसे निकालो भी, अपना ही पैसा निकालो या डालो उसके लिए भी लाइन लगाओ। क्यों? समय की वैल्यू नहीं है क्या? कई बार तो बैंकों में 2 मिनट के काम के लिए 1 घंटा खराब होता है। जानते हैं 60 मिनट की वैल्यू क्या होती है? हमारे देश में समय की कोई कीमत नहीं है। 2 मिनट के काम में कई बार आपका 30 मिनट बर्बाद होता है, हाँ या ना? क्या ये सही है? काम सिर्फ 2 मिनट का है साहब, पर 30 मिनट चले गए या 1 घंटा चला गया। SBI में तो 1.5 2 घंटे चले जाते हैं, हाँ या ना? चलिए, ये है समस्या मेरे देश की, आम आदमी की। अब देखो हमारे देश में, चलो और समस्याएं क्या कहूं, इतनी बहुत है, आप समझो। अब इसका समाधान क्या है? हमारी सरकारों को करना यह चाहिए कि बैंक हमारी केवल 10 से 5 ना खुले। हमारे यहां की बैंक 6 घंटे काम करती हैं, 6 घंटे नहीं। हमारी सरकार को चाहिए कि बैंक हमारी 12 घंटे काम करे। 6 घंटे तो काम हो ही रहा है, 6 घंटे और काम हो। कैसे? कर्मचारी कैसे? वो कर्मचारी नहीं ना जी, वो कर्मचारी 6 घंटे की शिफ्ट उनकी रहने दो, हम कहते हैं 5 घंटे की शिफ्ट करो। होता क्या है मेरी माँ, काम करते करते ना आदमी भी परेशान हो जाता है। अब बैंक में होता क्या है, आदमी है सीमित, एक बैंक में 4 कर्मचारी हैं या 6 कर्मचारी हैं, 6, और पब्लिक आती है बहुत ज्यादा, तो 6 आदमी 100 लोगों को कैसे संभालेंगे, 200 लोगों को कैसे? इसलिए स्टाफ ज्यादा होना चाहिए, पहला। दूसरा ये होना, स्टाफ ज्यादा होगा तो लोगों का समय बचेगा। दूसरा, यदि हम 5-5 घंटे की ड्यूटी लें और बिल्कुल परमानेंट पूरी एनर्जी के साथ काम करो, 5 घंटे मन लगा के काम करो, और वो स्टाफ जाए तुरंत दूसरे स्टाफ की एंट्री हो जाए। 10 लाख कर्मचारी कर रहे हैं, 10 लाख और भर्ती करो, और 10 लाख और भर्ती करके 5 घंटे इस स्टाफ से काम कराओ, 5 घंटे की दूसरी शिफ्ट लो, और बैंक पूरा टाइम खोले रखो, 10-12 घंटे तक काम लो, 2 स्टाफ लगाओ। तो क्या होगा कि अभी 10 लाख काम कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। ये तो रही रोजगार की बात। इससे पब्लिक का क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमें सवेरे 8 बजे चेक लगाना है इमरजेंसी, तो हमें 10 बजे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 घंटे की वैल्यू यदि ये देश समझने लग जाएगा, अपने आप देश हमारी दुनिया में सबसे ऊपर टॉप पे चला जाएगा। जिन देशों ने समय की वैल्यू को समझा, आज वो टॉप पर है। हमारे यहाँ समय की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ 2 घंटा मतलब 2 मिनट मानते हैं। आजकल का भारत का आदमी 1 घंटे तो चाय पीने में गवा देता है। यहां टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। 1 घंटे में बहुत कुछ होता है साहब, बहुत कुछ हो जाता है। 3 घंटे की पिक्चर होती है, वो 3 घंटे की पिक्चर के लिए हजारों करोड़ का खर्चा करते हैं पिक्चर बनाने वाले, सिर्फ 3 घंटे के लिए। अब आप सोच लीजिए, टीवी पर जो ऐड आते हैं, टीवी पर जो साबुन का, शैम्पू का, कपड़े का इत्यादि का ऐड आता है, वो 15 सेकेंड का ऐड होता है, 10 सेकेंड का ऐड होता है, 5 सेकेंड का ऐड होता है। सही है क्या? आप कोई भी चैनल देखते हैं उस पर ऐड आता है ना, ब्रेक आता है ना, वो ब्रेक में कोई साबुन का ऐड आया, 5 सेकेंड तक ऐड चला या 8 सेकेंड, वो सेकेंड पर चलता है। उस ऐड में 1 सेकेंड की कीमत करोड़ों होती है। 1 सेकेंड के ऐड की कीमत कितनी होती है? 5 सेकेंड मतलब कई करोड़ हो गया। दिन भर चलेगा वो ऐड आपका, महीना भर चलेगा तो आप कितने करोड़ हो गए? पर सेकेंड 1 करोड़ मान लीजिए, तो 8 सेकेंड है तो 8 करोड़ हो गए। टीवी पर 1-1 सेकेंड की वैल्यू होती है ऐड की, हाँ या ना? जो लोग 1-1 सेकेंड को टीवी पर 1 सेकेंड खरीदना हो तो 1 करोड़ देना पड़ेगा। 8 सेकेंड के लिए 8 करोड़। सोचिए, उनके 1 सेकेंड 1 करोड़ के हैं, और आपकी 5 रुपए की चाय आपका 30 मिनट बिगाड़ रही है। कैसी समझदारी है देश की? चाय की कीमत है 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। आपकी चाय कितने की है? 10 रुपए की। और आपका समय कितना गया? चाय पीने में 20 मिनट गया, 10 मिनट भी गया। तो बताइए 10 रुपए बड़े हैं या 10 मिनट बड़े हैं? बोलो। पहले का आदमी
पैदल जाता था बाजार, ये सोच करके कि किराया लगेगा 5 रुपए, 5 रुपए क्यों बर्बाद करें, पैदल ना चले जाएं बाजार। पहले के लोग 5 रुपए बचाना चाहते थे और पैदल जाने में उनको 20 मिनट लगता था। पहले 20 मिनट की कीमत नहीं थी, 5 रुपए की कीमत थी। पर जमाना बदल गया, अब लोग 100 रुपए देने को तैयार हैं अपने 10 मिनट को बचाने के लिए। आज महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी रफ्तार वाली गाड़ी क्यों खरीदी जा रही है? क्योंकि ये गाड़ी बड़ी स्पीड पे चलती है, आपके समय को बचाएगी। हमारी मेट्रो ट्रेन, हमारी सामान्य ट्रेन, फिर मेट्रो ट्रेन, फिर हमारी कौन सी ट्रेन आने वाली है? बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन क्यों आने वाली है? क्योंकि ये क्या बचाएगी? जोर से क्या बचाएगी? हाँ, तो समय बचाने के लिए खर्चा कितना हो रहा है? हजारों करोड़। बात आई ना समय पर, कुल मिला के ये सृष्टि समय पर टिकी हुई है। समय धुरी है और पृथ्वी यूं यूं चल रही है। किस पर टिकी है पृथ्वी? समय पर। आप किस पर टिके हैं? ये सृष्टि, हम, आप समय पर। इसलिए मेरी मां, किसकी वैल्यू होनी चाहिए? समय की वैल्यू आपको समझनी चाहिए या नहीं? इसलिए बैंक सवेरे 6 बजे से लेके, हम तो कहते हैं सवेरे के 8 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक बैंक खुलने चाहिए, ताकि आदमी का कोई काम ना रुके। दिन भर काम करो, सुबह से लेके शाम तक काम करो। इससे क्या होगा? सरकार का प्रॉफिट होगा। एक दिन के लिए बैंक बंद होती है संडे को, हाँ या ना? एक दिन सरकारी बैंक बंद होती है संडे को। एक दिन में हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का, एक दिन की बैंक बंद होने से। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? जो जानकार होंगे बैंक के वो जानते हैं इस बात को। एक दिन के बैंक बंद होने में सरकार का कितना नुकसान? हजारों करोड़ का। और सोचिए कि 12 घंटे बैंक खुलेगी तो सरकार का प्रॉफिट कितना होगा। और मैं तो कहता हूं, एक जमाने में हमारी देश की जनसंख्या केवल 70 करोड़ हुआ करती थी। हमारे देश की आबादी कितनी होती थी? कितनी? 70 करोड़। जब 70 करोड़ लोग थे पूरे देश में, भारत में, तब संडे की छुट्टी ठीक थी। अब 135 करोड़ लोग हैं साहब, अब संडे की छुट्टी को रद्द कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है छुट्टी की। क्यों छुट्टी करना? काम करना है, काम करेंगे तो काम देश आगे होगा। छुट्टी कर पालेंगे कुछ नहीं। अब सरकारी लोग घबरा गए, महाराज जी हमारी तो एक दिन की छुट्टी आती है, आप उसको भी खा रहे हैं ना जी? हम आपकी नहीं खा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो भारत में बिल्कुल बेरोजगार लोग हैं उन्हें एक दिन के लिए रोजगार दिया जाए, केवल संडे के संडे। जो बेरोजगार लोग हैं 6 दिन आप लोग काम करेंगे, जो आपकी कंटिन्यू ड्यूटी है, और एक दिन कौन लोग काम करेंगे? वो लोग जो पूरे देश में हमारे बेरोजगार हैं। अब सुनो कितना हमारे देश में काम बढ़ेगा। सुनो, अभी हमारे 10 लाख लोग बैंक में काम करते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी हुई तो 10 लाख और ज्वाइन हो गए ना 10 लाख। सरकार का भी प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि उससे बहुत सारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। दूसरा, संडे की छुट्टी ना हो, बल्कि संडे के लिए हर फील्ड के अलग कर्मचारी हों और संडे के दिन भी वो लोग काम करें। इस प्रकार से बहुत लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये मैंने बैंकिंग की बातें की। ऐसे हर फील्ड में यदि काम किया जाए, अपने आप देश में रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, अब मैं बिजनेस बढ़ाने की बात कर लूं आपसे। हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां हैं, अधिकाधिक मारुति को छोड़ के सारी गाड़ियां विदेशी हैं। मर्सिडीज ले लीजिए, BMW लीजिएगा, फॉर्च्यूनर इत्यादि, ये टोयोटा इत्यादि लीजिएगा, सारी गाड़ियां विदेशी हैं, हाँ या ना? मारुति इत्यादि हमारे देश की गाड़ी है, टाटा हमारे देश की गाड़ी है। हम कहते हैं सरकार से, जितनी भी विदेशी गाड़ियां हैं इनमें भारत सरकार एक शर्त रख दो कि आप गाड़ी बनाएंगे पर भारत में बनाएंगे। यदि भारत में बेचना हो तो आप गाड़ी को भारत में बनाएंगे, पहला। और दूसरा, एक पार्ट ऐसा होगा गाड़ी में जो कि आपको हिंदुस्तान से ही खरीदना पड़ेगा, तो हमारे देश के पार्ट भी बिकेंगे। कुछ भी हो, इंजन का एक हिस्सा हमारे देश से आपको खरीदना पड़ेगा, तब आप हमारे देश में गाड़ी सप्लाई कर सकते हैं, तब जाकर के हमारा देश समृद्धवान होगा। ये शर्तें सरकार को लागू करनी चाहिए। ये ऊंची सोच, ऊंची बातें हैं, आपकी समझ में कितनी आएंगी राम जाने, मैं नहीं जानता। जैसे हमारे गाड़ी, जैसे टोयोटा करके कंपनी विदेशी कंपनी है, होंडई कंपनी विदेशी कंपनी है,
ये कंपनियों में सरकार शर्त रखे, ये गाड़ियां खूब बिकती हैं भारत में, इनका बड़ा रोजगार है भारत में, हमारी सरकार कहे कि भाई इन्हें आप भारत में बनाएं, पहला। दूसरा, आपको इन गाड़ियों में लगने वाले पार्ट्स हमसे खरीदने पड़ेंगे, हमसे मतलब भारत से, तो भारत में पार्ट्स बनेंगे तो भारत का रोजगार बढ़ेगा। हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? सरकार शर्त रख देना सारी गाड़ियां यहीं लोगे तब नहीं, ठीक है भैया, उनकी मजबूरी होगी, वो खरीदना पड़ेगा उन्हें। हजारों करोड़ का तुम्हारा प्रॉफिट होगा, रोजगार बढ़ेगा, यही सोच बड़ी करेगी देश को। इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहता हूं, यदि किसान को विकसित करना है देश में तो नदियों को नदियों से जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो। बड़ी नदी तो बह रही है, छोटी सूखी पड़ी है। हाँ या ना? बड़ी नदी बह रही है, छोटी सूखी पड़ी है, तो बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दो। क्या होगा? छोटी नदी के किनारे जितने भी किसान का खेती है, हजारों एकड़ की खेती अपने आप हरी भरी होगी कि नहीं? गरीब किसान को भी पानी मिल जाएगा। हाँ या ना? जिसके बोर कराने की ताकत नहीं है, और बोर कराने से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जमीन से पानी निकालने में पानी नीचे जा रहा, वाटर लेवल जो है मेरी माँ जमीन के अंदर जा रहा है। यदि उसे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें नदियों से, बड़ी नदी को किससे जोड़ें? छोटी नदी से। और छोटी नदी को किससे जोड़ दें? उससे छोटी नदी से। इससे क्या होगा? पूरा देश, हमारा पूरा देश, नदियां हमारे देश में ऐसी हैं जैसे शरीर में नसें चल रही हैं, नसों में खून दौड़ रहा, ऐसे देश की नदियां देश की नस है। नस में खून ही नहीं है, अर्थात पानी ही नहीं है। कोई एरिया क्षेत्र ऐसा है पानी नहीं, सूखा पड़ा, किसान भूखा मर रहा है। इसलिए बड़ी नदी को हजारों करोड़ सरकार बर्बाद करती है साहब। और मैं आपको बताऊं, बाढ़ आती है ना, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि बाढ़ ही नहीं आएगी। वो प्लान यही है, बाढ़ आती है, हजारों एकड़ खेती बर्बाद होती है, घरों में पानी घुसता, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं, और सरकार जो देती है अपने से राहत भत्ता वो अलग बर्बाद होता है। इसलिए कुछ ना करो, सरकार को एक काम करना चाहिए, केवल नदियों को नदियों से जोड़ दो, और ऐसा जोड़ो कि ज्यादा पानी आए बड़ी नदी में तो उसका ज्यादा पानी छोटी नदी में जाए, उससे छोटी नदी में जाए, उससे छोटी नदी में जाए। एक जगह के पानी को 4 जगह आप डिवाइड कर देंगे, अपने आप बाढ़ की स्थिति समाप्त हो जाएगी, और छोटे से छोटा किसान भी पानी से लाभान्वित तो होगा, और पानी का जो स्तर नीचे जा रहा है वो पानी ऊपर आएगा, और हमारे देश में खुशहाली आएगी। हाँ या ना? मैंने इतने विचार दिए आपको। वास्तविक में इन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए या नहीं? चर्चा होनी चाहिए। इन मुद्दों पर काम करने से देश में खुशहाली आएगी या नहीं? अभी कुछ और मुद्दे हैं मेरे पास, आज ही ना कहूं, आप पता नहीं आप संभाल पाते हैं कि नहीं, फिर कहूंगा। हमारे देश में कुछ चीजें और होनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, सबके लिए एक ही शिक्षा होनी चाहिए। अभी यूक्रेन में एक हमारे देश का बालक गोली लगने से मारा गया। यूक्रेन में मेडिकल छात्र था, स्टूडेंट, गोली लग गई, उसे मर गया। क्यों मर गया? पढ़ने गया था। क्यों पढ़ने यूक्रेन गया? क्योंकि भारत में वो शिक्षा ही नहीं है जो शिक्षा हमारे बच्चे लेना चाहते हैं। भारत की शिक्षा पद्धति इतनी स्ट्रांग हो कि हमारे बच्चों को कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत ना हो, दुनिया यहां पढ़ने आए, हम ना कहीं पढ़ने जाएं। दुनिया को भारत आना चाहिए पढ़ने के लिए। हम अमेरिका ना जाएं पढ़ने, हम यूक्रेन ना जाएं, हम जर्मनी और जापान पढ़ने ना जाएं, बल्कि हमारी शिक्षा पद्धति इतनी स्ट्रांग हो, इतना साइंटिफिक शिक्षा हो कि अपने आप दुनिया यहाँ पढ़ने आए। क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ था। हमारे चाणक्य के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, दुनिया के लोग भारत पढ़ने आया करते थे। राम जी के जमाने में
वशिष्ठ जी की यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, गुरुकुल, जहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। और भगवान श्री कृष्ण के जमाने में उज्जैन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सांदीपनी गुरु जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए, वहां दुनिया के तमाम देशों के लोग पढ़ने आया करते थे। हमारे देश में शिक्षा हर युग में रही है और शिक्षा इतनी स्ट्रांग रही है कि दुनिया यहां पढ़ने आए हैं, हम लोग कहीं पढ़ने नहीं गए। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति स्ट्रांग होनी चाहिए, पहला। दूसरा, हमारी चिकित्सा, हमारी दवाई, सरकार जितना टैक्स लेना चाहे ले, लेकिन हमारे भारत में दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई गरीब आदमी भी ना मरे, इसकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, सरकार की है। सबकी शिक्षा और सबकी चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। क्यों माँ, सही है या नहीं? अब आप कहेंगे महाराज जी सरकारी स्कूल हैं तो, पर हैं ही सही, पढ़ता कौन है? सरपंच का बेटा भी ना पढ़े सरकारी स्कूलों में, बताइए। सरपंचों के बेटे भी नहीं पढ़ रहे हैं आज के जमाने में। पार्षदों के बच्चे पढ़ रहे हो तो बताओ सरकारी स्कूल में। विधायक सांसदों की तो छोड़ ही दो आप। मैं कहता हूं देश तब तरक्की करेगा यदि सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए हैं तो सभी विधायक और सांसदों से कहें कि भाई आप अपने बच्चे स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में। जब इन लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप इन लोग जिम्मेदारी से शिक्षा पद्धति को स्ट्रांग कराएंगे। अभी तो हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, चलो जैसा चल रहा चलने दो। ये गैर जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है। यदि सरकारी स्कूल हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाने पर लोग मजबूर हैं? ये जवाब कौन देगा? और प्राइवेट ही स्कूल हैं तो फिर सरकारी स्कूलों की जरूरत क्या है? बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, केवल 10-5 बच्चे हैं। अरे भाई, शिक्षा पद्धति सबके लिए समान। प्रधानमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़े और देश के मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़े जहां प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ रहा हो। यह शिक्षा का स्तर होना चाहिए, हाँ या ना? शिक्षा और चिकित्सा, यदि ये दोनों पे काम हो गया तो मेरी माँ, मेरा देश सोने की चिड़िया था, है और हो जाएगा। देश में परिवर्तन ऐसे आएगा, केवल बातों से नहीं आएगा, काम ये होने चाहिए। आजकल का आदमी तो आलू और बैगन के और टमाटर के भाव में ही चल रहा। महाराज सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, आलू बड़ा महंगा चल रहा है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे ये हैं शिक्षा और चिकित्सा, लेकिन अब ध्यान ही नहीं है। चलो अब हमारा ये सब्जेक्ट जो था, आप बात करेंगे जब, तो हम इस पे और आपको प्रकाश डालेंगे और चर्चा होगी। अब आज के लिए इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। अब भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो जो सुझाव मैंने आपको दिए, देश को दिए, ये सही है या नहीं? केवल मैं ऐसा तो नहीं केवल मुंह चला रहा हूं व्यर्थ का, क्यों? सही है, इस पे काम होगा तो देश में सुधार होगा। चलिए, आप कह रहे हैं तो ठीक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, उन परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी में धर्म का वर्णन किया गया है। मनुष्य का धर्म क्या है? आज कथा का दूसरा दिन है ना। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मेरी माँ, जमाने की होड़ ना करो, जमाने को ना देखो, बस ये देख लो
कि आपसे कोई दुखी ना हो। किसी का काम करना तो अच्छे से करना, हमारा धर्म क्या है। आजकल के लोग ना काम ठीक से नहीं करते। जैसे कि आपने किसी बिल्डर से घर खरीदा, बिल्डर ने घर दे दिया आपको 30 लाख में। अब आपके घर जाते ही बारिश आई तो छत चू रही है, टप 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 टपक रही है। अरे फोन ला बिल्डर भैया, आपने घर बनाया 30 लाख रुपए लिए तो पानी टपक रहा है। नहीं, नया घर है, अभी ठीक होगा। इसका मतलब बिल्डर भाई ने गोलमाल कर लिया, सब दे दिया 30 लाख का घर और लागत सरिया बिल्कुल पतली पतली लगा दी, सीमेंट बिल्कुल कम डाली, कोई ध्यान नहीं दिया उसकी मजबूती में। उसको तो पैसे कमाने थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आप में से कोई बिल्डर है तो ये भी सेवा है। यदि मैं अपने लिए घर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। आदमी रोज रोज घर नहीं बनाता, सारी जिंदगी लग जाती है घर खरीदने में। लेकिन ये पैसे वाले लोग पैसा लेकर के आम आदमी को ठग लेते हैं साहब। ये अन्याय हो जाता है आम आदमी के संग। इसलिए हर आदमी धर्म की परिभाषा जान जाए। वो ये नहीं जानता कि तुम चूस रहे हो ना लोगों का पैसा, तुम्हारे अब लोगों की ये बद्दुआएं तुम सह लोगे। लोग इस बद्दुआएं देंगे, हे भगवान ऐसा घर दिया, ये यहां से सीमेंट निकल रही है, ये यहां से प्लास्टर निकल रहा है, यहां से छत छू रही है, यहां से ये हो रहा, ऐसा घर दिया बना के। लो, साल भर के अंदर कलर उतर गया, सस्ते वाला कलर पोत दिया। आपके अंदर से क्या निकलेंगी? बद्दुआएं निकलेंगी। पैसा पूरा ले लिया, काम घटिया किया। आपके अंदर से क्या निकलेंगी? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, कोई आपका जो भी कस्टमर है, आपका जो भी ग्राहक है, प्रॉफिट कमाइए, उचित कमाइए। लोभ के चक्कर में जहां लोभ होगा वहां सर्वनाश होगा। इसलिए प्रॉफिट कमाना अच्छा है, मेहनत आपने की है, लीजिए, पर उचित लीजिए। सामने वाले की जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद ना कीजिए, नहीं उसकी दुआएं, उसके बच्चों की और उसकी बद्दुआएं तुम्हारे जीवन में ना सुख होगा ना शांति होगी। आदमी यही भोगता है, मान नहीं रहा है। आज का आदमी बेईमानी करे जा रहा है, करे जा, भूल गया है कि सब यही हिसाब करके जाना है। हिसाब तो यही करके जाना है। बांध के ना तुम्हारे बाप दादे ले गए, ना बांध के तुम ले जाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी के संग बेईमानी ना करना। किसी के संग की बेईमानी तो फिर अपनी तुम्हारी खैर नहीं है। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर। समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। बेईमानी ना करो, उचित कमाओ, मेहनत का कमाओ। जो लागत तुम लगा रहे हो वो लो, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी मेहनत है वो लीजिए। अब आप 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेंगे तो जल्दी सर्वनाश होगा। लोगों को, अरे कई लोग तो बड़ा ठग लेते हैं, लेकिन आप देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, जो लोग बेईमानी से आगे बढ़ते हैं, जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं उतनी तेजी से वो पीछे भी हो जाते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए बेईमानी बहुत दिन तक आपको थाम के नहीं रख सकती। कुछ दिन, माना कि कुछ दिन आपका जलवा रहेगा, पर बहुत जल्दी डैमेज हो जाओगे। इसलिए ईमानदारी आगे तक चलेगी। तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियां खुश रहेंगी ईमानदारी से। और बेईमानी, हम एक जगह कथा सुनाने गए तो वहां एक मिठाई वाले मिल गए हमें। बोले महाराज जी हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। हमने कहा ये बाजू वाली की दुकान में तो खड़े होने की जगह नहीं है, इसकी बड़ी चल रही है, तुम्हारी इसके बगल में है, एक दीवार का अंतर, तुम्हारी नहीं चल रही है। बोले महाराज सब हमारे बाप दादों के कारण है।
हमने कहा इसमें तेरे बाप दादों का क्या काम है? बोले महाराज जी हमारी मिठाई की दुकान हमारी पैतृक थी। पैतृक मतलब पिताजी के पिताजी से शुरू हुई। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, खूब डालडा घी बेचा देसी कह कह के, मिठाई बनाई डालडा घी की और बोला देसी घी की शुद्ध मिठाई देसी, और लोगों ने ले जाके खाए, अरे तो डालडा है। तो हमारे पिताजी को सब लोग जान गए कि फलाना आदमी तो डालडा बेच रहा है, घी कह के, देसी घी कह के। अब लो पिता का नाम खराब हुआ तो लोगों का विश्वास उठ गया कि ये तो बेईमान आदमी है। और अब बोला महाराज मैं शुद्ध देसी घी की बनाता हूं तो मेरी कोई नहीं खरीदता, और ये बगल वाला मिलावट करता, डालडा मिलाता है। चूंकि इसके बाप दादों ने खूब देसी दिया था, देसी घी का, तो लोगों का विश्वास जीत लिया। तो पूरी भीड़ यहाँ है, बगल में हमारी दुकान है, हम अच्छा बेच रहे हैं पर कोई नहीं आता, क्योंकि नाम खराब हो गया। हमारे बाप दादों ने खूब धोखा किया। तो कहने का तात्पर्य है बेईमानी तुम्हारी कुछ दिन चल सकती है, कुछ महीने चल सकती है, लिख के रखो बेईमानी सदा नहीं चल सकती। सदा तो सत्य ही चलेगा, सदा तो बेईमानी कुछ महीने कुछ साल चल जाएगी, सदा तो सत्य ही चलता। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलो। यदि अपनी पीढ़ियों को भी खुशी देना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, तो जो भी नींव रखना, सत्य की नींव रखना, ईमानदारी की नींव रखना। ग्राहक कम आए, एक आएगा, उसका विश्वास जीत लेना, 2 लोगों को वो लेकर आएगा। 2 लोगों का विश्वास जीत लेना। इसकी दुकान में आज भीड़ है और ये बेईमानी कर रहा है, तो जो लोग जाएंगे लेकर वो देखेंगे ये तो बड़ा घटिया सामान, दोबारा कोई नहीं जाएगा। और तुम्हारी ईमानदारी से यदि तुम चलाओगे, लोगों का दिल और विश्वास जीतोगे, तो आज कम है कल ज्यादा होने की संभावना है। और बेईमानी में आज ज्यादा है तो कल माइनस ही होगा, बेईमानी से प्लस नहीं हो सकता। इसलिए नींव किसकी हो? ईमानदारी की। इसलिए धर्म क्या है? सत्य। मनुष्य का धर्म है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। इसलिए रावण की लंका तो थी पर झूठा था रावण।